Dear student, today we will discuss about the topic of economical instrument in international politics. Economical instrument is a technique to promote a foreign policy. वर्ल्ड के हर देश अपनी फॉरेन पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए जो टेक्निक यूज करते हैं उसमें डिप्लोमेसी प्रोपोगंडा के बाद जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट डिप्लोमेसी होती है या टेक्निक होती है वह जो है इकोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट है। इकोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट का जो माध्यम होता है वह आर्थिक माध्यमों के साथ आर्थिक साधनों के आधार पे आर्थिक माध्यमों के आधार पे इकोनॉमिकल एड के आधार पे अन्य देशों से अपने हितों की पूर्ति करना होता है। क्योंकि अगर हम बात करें तो हमने जब डिप्लोमेसी की बात की तो डिप्लोमेसी भी एक इंस्ट्रूमेंट है, एक टेक्निक है किस चीज का, अपने फॉरेन पॉलिसी का, अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने का, अपने फॉरेन पॉलिसी को प्रमोट करने का, अपने फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से वर्ल्ड एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने का। अब हम जब प्रोपोगंडा की बात करते हैं तो प्रोपोगंडा में भी हम देखते हैं कि वह जो है अपने राष्ट्रीय हितों को प्रचारित करने का, अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने का एक माध्यम है। इकोनॉमिकल एड जो है या इकोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वह भी हमारे फॉरेन पॉलिसी को प्राप्त करने का एक माध्यम है। जैसे अगर हम देखें तो अगर कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति को अगर हम कौटिल्य की बात करें तो कौटिल्य जब फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं तो कौटिल्य कहते हैं कि साम दाम दंड भेद, साम दाम दंड और भेद। तो जब साम दान मतलब समझा के, दाम मतलब पैसा रुपया की सहायता करके या उसको कुछ इकोनॉमिकल एड देके या उसकी सहायता करके या फिर उसको खरीद के, साम दाम दंड का मतलब है वार या फिर अपनी मिलिट्री का थोड़ा सा फियर या भय दिखा के हम उसको जो है वह क्या कर सकते हैं, उसको डरा धमका के अपना काम करा सकते हैं। चौथा जो है वह भेद, भेद का मतलब है कि वह जो है एक ऐसी वहां पे डिप्लोमेसी यूज करे कि वहां पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करके। तो जब हम मॉडर्न एरा में जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को एनालाइज करते हैं तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी हर एक्टर का, हर करता जो है, जो राजनीतिक करता है या राज्य जो कर्ता के रूप में, एक्टर के रूप में है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, हर देश की फॉरेन पॉलिसी अपनी एक अलग इंडिविजुअल होती है और उसकी जो है वह अब उसके राष्ट्रीय हितों के आधार पर निर्मित होती है। तो जब हम बात करते हैं अपने फॉरेन पॉलिसी को प्रमोट करने की, तो फॉरेन पॉलिसी के प्रमोट करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम देखें तो इंस्ट्रूमेंट होता है जो प्रेजेंट टाइम में एक महत्वपूर्ण जो है स्थान रख रहा है, वह जो है इकोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट के रूप में है। जैसे अगर देखें तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो इकोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वह जब से राज्य का अस्तित्व आया तब से इकोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट के रूप में काम कर रहा है। आप यह सोचिए कि सरकारों की स्थापना ही इकोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट के क्या कह सकते हैं कि इकोनॉमिकल प्रिजर्वेशन के बेस पे ही हुई थी, क्योंकि आर्थिक संसाधनों की सुरक्षा किसी भी राज्य के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है और आर्थिक संसाधन के बिना राज्य का अस्तित्व ही नहीं हो सकता। राज्य के सारे क्रियाकलाप, सब कुछ, राज्य की सारी एक्टिविटीज, स्टेट की सारी एक्टिविटीज जो है वह इकोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट पे ही निर्भर होती है। कोई भी देश अगर उसके पास इकोनॉमिकल रिसोर्सेज नहीं है, इकोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो वह 2 मिनट के अंदर या 2 दिन के अंदर ही दिवालिया घोषित हो जाएगा। क्योंकि अगर उसके पास जब पैसा ही नहीं रहेगा और उसके पास इकोनॉमिकल रिसोर्सेज नहीं रहेंगे तो वह कभी भी अपने लोगों को ही खुश नहीं रह पाएगा, लोगों की ही सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाएगा, तो लोग ही उसके अगेंस्ट क्रांति कर देंगे। तो जब वो ऐसी स्थिति आएगी तो इसका मतलब है कि वह देश अस्तित्व विहीन हो जाएगा, वह देश की पहचान खत्म हो जाएगी। तो जो इकोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट है वह एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट या कारक है। तो अब हम जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए अगर हमारा डिप्लोमेसी, अगर हमारा जो है प्रचार का माध्यम फेल हो जाता है तो हम जो तीसरा विकल्प चुनते हैं, जो तीसरा माध्यम हमारे सामने आता है वह है अपने इकोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज करना। आप यह देखिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद या फिर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होता है और वर्ल्ड के जो इस समय के करंट जो वर्ल्ड में
जितने भी कैपिटलिस्ट देश है या फिर यह कहिए कि जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं वह सारे वही हैं जिन्होंने अपने यहाँ इंडस्ट्रियलिज्म को सपोर्ट किया और अपने यहाँ इंडस्ट्रीज जो है वह डेवलप कर लिया। तो जिन कंट्रीज ने अपना इंडस्ट्री डेवलप कर लिया उन्होंने अपने अन्य देशों से कच्चा माल लेकर और अपने यहाँ माल तैयार करके बाजार पे पूरा नियंत्रण कर लिया। और जो अगला एरा आया वो अगला एरा सिर्फ और सिर्फ उस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर था कि हमारा मार्केट कौन सा होगा, तो हमारा मार्केट कौन सा होगा, क्योंकि कच्चे माल इंडस्ट्रिया डेवलप हो गई थी, कच्चे माल बेचने के लिए बाजार चाहिए थी और बाजार के लिए जो है यह एक कॉन्फ्लिक्ट या फिर एक तरह की कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी। अब बाजार के एरा से जब बाहर आते हैं तो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो कि इकोनॉमिकल वार था इसको एक पॉलिटिकल वार के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया, क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार चाहे सेकेंड वर्ल्ड वार के पीछे जो अगर हम उसको डीपली एनालाइज करेंगे तो हम दिखेगा कि उसके लिए कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल फैक्टर ही रिस्पॉन्सिबल है। अगर जर्मनी पर कंपेंसेशन के लिए अगर जर्मनी के ऊपर पे ऑफ या कंपनसेशन के लिए जो है इतना प्रेशर नहीं डाला गया होता या इतना बोझ नहीं डाला गया होता तो क्या जर्मनी फिर सेकेंड वर्ल्ड वार के लिए अपने आप को एग्री कर पाता, तैयार कर पाता? जब जर्मन पब्लिक क्या अपनी सरकार का समर्थन कर पाती? नहीं, क्योंकि उसके लिए इकोनॉमिकल रीजन कहीं ना कहीं मायने रखता है, कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल रीजन एक फैक्टर के रूप में है। क्योंकि अगर सरकार पे प्रेशर पड़ रहा है तो सरकार कहां से पैसा लाएगी? सरकार तो अपने पब्लिक से के प्रेशर से पैसा लेगी, पब्लिक से टैक्स वसूलेगी। तो सरकारें जो हैं वो अपने पास से तो पैसा देती नहीं है, वो तो पब्लिक से वसूल के देती हैं। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली पब्लिक परेशान हुई। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ, फिर उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार जब शुरू हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार भी खत्म हुआ, उसके बाद नए नए देश जो हैं वो उदित हुए, नए नए देश स्वतंत्र हुए और नए नए देशों का अस्तित्व आया। तो यह जो नए नए देश थे जिनका अस्तित्व आया, यह नए नए देश जो स्वतंत्र हुए, इनको जो है थर्ड वर्ल्ड के नाम से जाना गया। अब यह जो थर्ड वर्ल्ड है इनके पास ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था, इनके पास ना कोई टेक्निक थी, इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज तो थे लेकिन इनके पास कोई फ्रेम नहीं था, कोई स्ट्रक्चर नहीं था, कोई विजन नहीं था। बस इनको स्वतंत्रता मिली थी और इनके पास इनको ये हेतु छोड़ दिया गया था कि आप अपनी स्वतंत्रता को खुद प्रिजर्व रखिए, अपना डेवलपमेंट खुद करिए। अब यहां से पॉलिसीज जो कह सकते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्री थी उनकी फॉरेन पॉलिसी एक नए रूप में प्रस्तुत होती हुई दिखती है। वह जो है वह अपने फॉरेन पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए इकोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। अब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद वर्ल्ड जो है वो पूरी तरह से दो खेमों में बटा होता है। वह दो खेमे हैं, एक तरफ यूएसएसआर जो कम्युनिज्म का सपोर्टर था या फिर साम्यवाद का समर्थक था, दूसरी तरफ जो है अमेरिका जो कैपिटलिज्म का सपोर्टर था या कैपिटलिज्म का एडवोकेट था, और दूसरी तरफ जो है वह इसका सपोर्टर था पूंजीवाद का। अब यह दोनों कंट्रीज जो है वह यह चाहते थे कि जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं वह इनकी फॉरेन पॉलिसी के आधार पे, इनकी पॉलिसीज के आधार पे उनसे इकोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट ले या इकोनॉमिकल एड ले और इसके माध्यम से उनकी आइडियोलॉजी को स्वीकार कर ले। तो फॉरेन पॉलिसी को, अपने फॉरेन पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए, अपने फॉरेन पॉलिसी को जो है वह प्रचारित करने के लिए, अपने फॉरेन पॉलिसी को बेहतर साबित करने के लिए और अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए, अपने पक्ष में ज्यादा से ज्यादा कंट्री को जोड़ने के लिए, अपने पक्ष में ज्यादा से ज्यादा राज्य को शामिल करने के लिए इन लोगों ने इकोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट का या इकोनॉमिकल एड का एक नया तरह का जो है एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया। अमेरिका जो है वह अमेरिका जो है अलग अलग देशों को इकोनॉमिकल एड देके उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का प्रोग्राम शुरू कर दिया। सेम इसी तरह रूस भी इकोनॉमिकल एड के माध्यम से अलग अलग देशों को सहायता दे करके वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू कर दिया। अब इसमें होता क्या है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए, कोई भी देश अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए, कोई भी देश अपने फॉरेन पॉलिसी को सही साबित करके, अपने जो है नेशनल इंटरेस्ट को सही साबित करके, नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए वह क्या करता है, वह इकोनॉमिकल एड की बात करता है कि आप हमारे ग्रुप में शामिल हो जाइए, आप जो है हमसे इंफ्रास्ट्रक्चर का ले लीजिए, हमसे टेक्निक ले लीजिए, हमसे हर तरह की सहायता ले लीजिए और आप जो हम आपको इकोनॉमिकल एड बिना किसी टैक्स के देंगे, बिना किसी इंटरेस्ट के देंगे, आप जो है हमसे ले लीजिए, लेकिन आप क्या करिए, आप हमारी आइडियोलॉजी को फॉलो करिए, आप जो है हमारे विचारों का समर्थन करिए, आप हमारे पक्ष का समर्थन करिए। तो यह जो कॉन्सेप्ट आया, इस कॉन्सेप्ट ने कहीं ना कहीं जो है
फॉरेन पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए इकोनॉमिकल एड को एक माध्यम के रूप में यूज करना शुरू कर दिया। अब इकोनॉमिकल एड चूंकि नए स्वतंत्र देश थे, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं थी, उनके पास भूखमरी थी, बेरोजगारी थी, बीमारी थी, गरीबी थी। अब इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए उनके पास एक ही माध्यम था कि वह किसी भी कैपिटलिस्ट कंट्री से या किसी भी कम्युनिज्म कंट्री से इकोनॉमिकल एड लेके उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करने लगे। अब एक तीसरा ग्रुप, एक तीसरा वर्ग जो है वह इसमें शामिल होता है। वह तीसरा वर्ग जो है नॉन अलाइनमेंट का है, जो नैम का है, जो यह कहता है कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे और जो हमारे रिसोर्सेज हैं, हमारे जो खुद के रिसोर्सेज हैं, हम उन्हीं रिसोर्सेज को यूज करके हम अपना डेवलपमेंट भले धीरे धीरे करेंगे लेकिन अपना डेवलपमेंट खुद ही करेंगे। क्योंकि यह जो कॉन्सेप्ट है यह कहीं ना कहीं एक हिडन इंपीरियलिज्म का कॉन्सेप्ट है, जिसमें अब जो है अब एक साम्राज्यवाद का एक दूसरा रूप सामने आता है, एक साम्राज्यवाद का दूसरा पक्ष सामने आता है कि अब हम किसी राज्य को जीत के नहीं ले सकते, तो उसको इकोनॉमिकल एड के माध्यम से उसकी विचारधारा को अपने तरफ प्रभावित कर लें, अपने पक्ष में प्रभावित कर लें। तो इकोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वह अपने फॉरेन पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए, अपने फॉरेन पॉलिसी को कह सकते हैं कि यूज करने के लिए और अपने पक्ष में अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्राप्त करने के लिए इकोनॉमिकल एड का माध्यम चुना जाता है, साधन चुना जाता है कि देश जो है अपने अगर इकोनॉमिकल एड के माध्यम से वह उसको इतना सहायता देगा। जैसे एग्जांपल के रूप में अभी मैं आपको बता रहा हूं, जैसे अगर देखें तो पाकिस्तान और भारत दोनों एक साथ स्वतंत्र होते हैं। एक रात 15 अगस्त की रात को दोनों की स्वतंत्रता मिलती है, वह 14 अगस्त को मनाता है या 15 अगस्त को मनाता है। दोनों एक साथ स्वतंत्र होते हैं, लेकिन दोनों की इकोनॉमिकल कंडीशन में जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस रास्ते में यूज किया, जिस माध्यम से यूज किया, उस माध्यम से उनको इस स्थिति में आना ही आना था। क्योंकि उन्होंने अपने इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को माध्यम नहीं बनाया, उन्होंने अपने गवर्नमेंटल डेवलपमेंट को माध्यम नहीं बनाया, उन्होंने आतंकवाद को माध्यम बनाया, उन्होंने भारत विरोधी गतिविधियों को माध्यम बनाया। उनका पूरा फोकस अपने पे ना हो के भारत के विरोध पे था, भारत को किसी भी तरह से बदनाम करने को था। तो इस तरह की स्थिति में अब उनके पास ऐसी आर्थिक स्थिति हो गई कि उनको कहीं ना कहीं से इकोनॉमिकल एड लेना ही लेना था। तो चीन उनका हितैषी बन के सामने आया। चीन ने जो है वह उसको इकोनॉमिकल एड देकर उससे उसके जो है कह सकते हैं कि उसके बंदरगाहों को लीज पे ले लिया, उसके बंदरगाहों को डेवलप करने के नाम पे उनमें इन्वेस्ट करके उसने उन्हें अपने पक्ष में कर लिया। उन्होंने चाइना ने पाकिस्तान की सरकार को इकोनॉमिकल एड देके, कर्ज देके उसको अपने पक्ष में कर लिया। तो यह जो एक प्रक्रिया है उसमें उसका राष्ट्रीय हित क्या है? क्योंकि उसको पता है कि भारत उसके समर्थन में आएगा नहीं, भारत से उसके संबंध अच्छे नहीं है, और हिंद महासागर में अगर उसको पहुंचना है, हिंद महासागर तक अगर उसकी पहुंच अपनी बनानी है, तो उसे पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार जैसे देशों के को अपने पक्ष में करना होगा। तो यह जो उसका जो नेशनल इंटरेस्ट है, उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है, उसकी फॉरेन पॉलिसी उन्होंने इसी हिसाब से मॉडिफाई की है कि उसको जो है ऐसे निर्मित किया गया है, ऐसे बनाया गया है कि वह जो है अपने फॉरेन पॉलिसी को इस तरह से मॉडिफाई किया है कि उसके फॉरेन पॉलिसी से इंप्रेस होकर म्यांमार उसके पक्ष में चला जाए। श्रीलंका भी उसके पक्ष में चला ही गया था, श्रीलंका भी उसके पक्ष में था। श्रीलंका को उसने इकोनॉमिकल एड देकर कर्जदार बना दिया और पूरी तरह से उसके कई सारे जो बंदरगाह हैं उसको उसने अपने पक्ष में, अपने कब्जे में ले लिया। फिर यह कह लीजिए कि वह उनके साथ कांटेक्ट करके, श्रीलंका के साथ कांटेक्ट करके उस पे जो उसके साथ सहयोगात्मक रूप से वह उसमें काम करने लगा। अब उसने पाकिस्तान को भी इस हेतु चुन लिया और पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार तीनों देशों के साथ उसने अपने संबंध स्थापित कर लिए और उसके पीछे सिर्फ एक मंशा थी और वह थी हिंद महासागर में उसकी अपनी पहुंच। और इस उद्देश्य के लिए, इस नेशनल इंटरेस्ट के लिए उसने अपने फॉरेन पॉलिसी को इस तरह से मॉडिफाई किया, इस तरह से उसको निर्मित किया और उसके बाद इन कंट्रीज को इकोनॉमिकल एड देकर, इकोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करके उसने इनको अपने पक्ष में कर लिया और अपनी पहुंच बना ली। तो यह कहा जा सकता है कि यह समझा जा सकता है कि कोई भी देश अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्राप्त करने के लिए अपने फॉरेन पॉलिसी को मॉडिफाई करता है, बनाता है और उसे निर्मित करता है और उस फॉरेन पॉलिसी को
जो है प्रमोट करने के लिए वह क्या करता है, अपने इकोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज करता है। जैसे कि उसने म्यांमार से किया, म्यांमार से उसने जो है म्यांमार को उसने इकोनॉमिकल एड देकर भारत से जो है गैस पाइपलाइन गैस का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो भारत से छीन लिया। साथ ही साथ अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान तो हमारा शत्रु, शुरू से ही हमारा शत्रु है, तो पाकिस्तान तो भारत विरोधी काम ही करता है। तो उसने चाइना को इसलिए अपने समर्थन में रख लिया, या चाइना का समर्थन इसलिए किया, या चाइना का सहयोग इसलिए करने लगा हुआ क्योंकि उसको यह लगता था कि हम और चाइना दोनों भारत के दुश्मन हैं, तो हम दोनों एक साथ मिलकर भारत को हरा सकते हैं, भारत को मजबूर कर सकते हैं। श्रीलंका के पास जो इकोनॉमिकल कंडीशन उसकी खराब थी, तो श्रीलंका ने जो है, या फिर यह कह लीजिए कि श्रीलंका की आइडियोलॉजी भी भारत विरोधी थी, और उसने है चाइना से इकोनॉमिकल एड लिया, और चाइना से इकोनॉमिकल एड लेके चाइना के समर्थन में या चाइना के पक्ष में उसने समझौते कर दिए, जिससे कई सारे बंदरगाह उसने चाइना को दे दिए। तो यह जो इकोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट है, इस इकोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट को अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए, नेशनल इंटरेस्ट को प्राप्त करने के लिए जो है एक माध्यम के रूप में, एक साधन के रूप में यूज किया जाता है। और जो अपनी फॉरेन पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए इकोनॉमिकल एड या इकोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज करके अपने ज्यादा से ज्यादा संख्या में फॉरेन अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव किया जाता है। तो नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए, अपने फॉरेन पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए इकोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वह एक कारगर और महत्वपूर्ण हथियार हो जाता है। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितने भी नवोदित देश हैं, लगभग सभी देशों को, अगर हम आसियान की बात करें, अगर हम चीन के पड़ोसियों की बात करें, तो उनको अमेरिका ने इकोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध करा के, इकोनॉमिकल एड देकर इतना डेवलप कर दिया है कि वह जो है अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो चुके हैं। तो यह जो है, जो कंट्रीज हैं, वह बैलेंस पावर को बैलेंस करने के लिए या फिर अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए, क्योंकि कोई भी इंटरनेशनल एक्टिविटीज उसके नेशनल इंटरेस्ट से ही प्रभावित होकर होती है। तो वह जो है, अब कोई देश जो है वह अपने फॉरेन पॉलिसी को अपने नेशनल इंटरेस्ट के बेस पे बनाता है, और अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए, अपने फॉरेन पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए वह अलग अलग तरह के टेक्निक यूज करता है, जिन टेक्निकों में नेशनल इकोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट भी है, जिससे वो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। थैंक यू, आशा करता हूं सबको समझ में आया होगा।